अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। लेकिन इस टॉपिक पर फर्दर डिस्कशन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस टर्म को डिफाइन करें या क्लैरिफाई करें, क्योंकि आम तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंफ्यूज किया जाता है मशीन लर्निंग के साथ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम्स को, जिस तरह से रोबोटिक्स हैं, उनको इनेबल करता है टू परफॉर्म सर्टेन टास्क जो कि स्पेसिफिकली रिलेट करते हैं ह्यूमन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से। अब वो टास्क कौन कौन से हैं? इनमें आ जाता है लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और परसेप्चुअल डेवलपमेंट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन टास्क को किस तरह से परफॉर्म करता है कि वो लर्निंग को परफॉर्म करता है ट्रायल एंड एरर या जनरलाइजेशन मेथड पे, और रीजनिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है डिडक्टिव और इंडक्टिव इन्फ्रेंस के मॉडल पे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है स्पेशल पर्पस मेथड या जनरल पर्पस मेथड के मॉडल्स पर। और इसी तरह से परसेप्शन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है सेंसुअल टेक्नोलॉजी की मदद से, जहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद परसेप्शन डेवलपमेंट करते हैं। तो हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग मुआविन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मशीन लर्निंग खुद में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इस टर्म को डिफाइन करने के बाद आज हम अपने इस गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट भी डिफाइन कर देते हैं। यूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानी मुआशरे की तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा किया है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट शोबाजात में अपनी जो है सर्विसेज परफॉर्म कर रही है या वहाँ पे पेनिट्रेट हो रही है, और वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग या ईज ऑफ फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर रही है और एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। जिस तरह से बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंसेज, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज या ये सारे एरियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कोप को डिफाइन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप कितना एक्सपेंड होता जा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि विजुअल जो है रिकग्निशन मेथड से या वॉइस रिकग्निशन मेथड से जिस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को इन्हेंस किया गया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेजर्स लेके वर्क प्लेस सेफ्टी को जो है एफिशिएंट बनाया गया है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ब्रॉड स्कोप है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता जो है और ज़्यादा स्कोप में हमें फ्यूचर में नज़र आएगी। लेकिन इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट्स का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे भी थ्रेट्स हैं जो कि ह्यूमैनिटी को फेस करने पड़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करंट मॉडल्स की डेवलपमेंट के बाद। जिस तरह से एआई जनरेटिव मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करंट मॉडल है, और आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी मॉडल्स होंगे, तो एनालिस्ट्स ने उनमें कुछ थ्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो आज हमारी डिस्कशन का मकसद जो होगा वो यही होगा कि हम उन थ्रेड्स पे बात करें कि वो कौन कौन से थ्रेड्स हैं और उनकी इम्प्लीकेशन इंसानी मुआशरों पे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी को किस तरह से थ्रेट करता है। अब इसके हम दो फॉर्म्स डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो एक कम्युनिटी, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जिनको हम एआई प्रोड्यूसर्स या एआई कंज्यूमर्स की कम्युनिटी कहते हैं। और ये इवेंचुअली आके एक टर्म जो है एनालिस्ट्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनलिज्म, कि ये एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म के जो है तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोड्यूसर्स का एक तबका है जो कि एक ताकतवर के तौर पर सामने आता जा रहा है, और वो इवेंचुअली आके हुकूमती मामलात में मुदाखलत करेगा, और इसी तरह से उनका पावर बढ़ते बढ़ते इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो डेमोक्रेसी को थ्रेट कर सकता है। तो सबसे पहला फॉर्म तो उसका ये है।
दूसरा फॉर्म उसका ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हर्ट कर सकता है। ये किस तरह से होगा? हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता क्या है। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह से वोटर्स की एस्टिमेशन करना, वोटर काउंट, वोटिंग बेस को काउंट करना पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन करना, और उसके बाद जो है उनकी वोट कास्टिंग्स कराना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए से, और उसके बाद उन उन रिजल्ट्स को एनालाइज करके जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट को पब्लिश करना। तो ये होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि जो एआई के करंट मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी है जो कि इन सारे प्रोसेस को, इस प्रोसेस में कहीं पे भी जो है वो आके डेमोक्रेसी को थ्रेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से जनरेटिव एआई है, जिस तरह से ये चैट जीपीटी है, फ्रंटियर मॉडल्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ऑडियोज, वीडियोस या जो है मिस इन्फॉर्मेशन या जितने भी जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिर्फ सेफ गार्ड ब्लॉक्स होते हैं उनको वो पेनिट्रेट कर सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन को या तो मिस रिप्रेजेंट कर सकता है या इन्फॉर्मेशन को जो है मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट में। और उसके साथ साथ जो इसका तीसरा मॉडल है वो है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग मॉडल, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा मॉडल। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आके इवेंचुअली डेमोक्रेटिक प्रोसेस को थ्रेट कर सकता है और हर्ट कर सकता है। वो किस तरह से होगा कि आजकल आपने देखा होगा डीप फेकिंग ऑडियोज, डीप फेकिंग वीडियोज, या फिर जिस वक्त वो प्रोसेस चल रहा होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब अपनी वर्किंग में होता है, ये हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम उन डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स है या जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करें हैं, जहाँ पे वो अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, अपने इलेक्शंस के प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे ये हो सकता है कि डीप फेक ऑडियोज और वीडियोस की मदद से या उस प्रोसेस के दौरान वो सर्विसेज को साइबर क्राइम के अंडर में वो मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको, कि वो डिनाइल ऑफ सर्विस का जो है वो देना शुरू कर दे, या जो फिशिंग अटैक्स हैं वो करना शुरू कर दे, या मालवेयर्स की सूरत में जो है वो इंटीग्रेट हो जाए सिस्टम में। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैनिपुलेट हो सकती है डेमोक्रेटिक पूरे प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करने में। चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त इलेक्शंस का माहौल है और वो अनकरीब यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, तो इसी तरह से, या पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस हुई हैं जिस पे रशिया के अगेंस्ट ये क्लेम किया गया था या चाइना के अगेंस्ट ये क्लेम्स किए जाते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इन सॉफ्टवेयर्स या इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से अगर ये अनबाउंडेड रहा या इसी तरह से जो है इसको चेक नहीं किया गया, तो ये इवेंचुअली आके डेमोक्रेटिक स्पिरिट को हर्ट ज़रूर करेगा, चाहे वो फिर ट्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाए, या जो डेमोक्रेटिक कैंपेन की बात आ जाए, या फिर उस डेमोक्रेटिक एक्चुअल प्रोसेस की बात आ जाए जो कि इलेक्शंस का प्रोसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्सासरबेटिंग रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें ये है कि इसको आप ना एक फ्रेज से समझें, कि एक फ्रेज बड़ा मशहूर है कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, कि अगर आप गार्बेज ही डालोगे किसी चीज में तो जो उसके बाद उसका आउटपुट निकलेगा वो भी गार्बेज ही होगा, अनटिल एंड अनलेस आप किसी फिल्टर की बात ना करें। लेकिन इसी तरह से, और हम जब इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हम वही सॉल्यूशन के बात करेंगे कि इसमें वो फिल्टर होना चाहिए जो कि गार्बेज इन तो हो, लेकिन अगर वो जब रिजल्ट्स आपको बाहर निकाले तो वो गार्बेज रिजल्ट्स ना हो। तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि कुछ केसेस जो हैं सामने आए 2016 में, 2016 में अमेरिका में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी प्रो पब्लिका की तरफ से, जहां पे ये क्लेम किया गया था कि वो सॉफ्टवेयर जिसको हम कंपास सॉफ्टवेयर कहते हैं, कि वो एआई सॉफ्टवेयर जो कि अमेरिकन का जस्टिस सिस्टम
जो कि यूज़ करता है पोटेंशियल क्रिमिनलिटी को एस्टिमेट करने के लिए या पोटेंशियल क्रिमिनलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ होता है। तो इस सॉफ्टवेयर की जो कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐसी थी या सॉफ्टवेयर की वर्किंग ऐसी थी कि वो ब्लैक कलर के पीपल को या जिनका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कम्युनिटी से है, तो उनके लिए जो है वो क्रिमिनलिटी का या तो रिकॉर्ड ज़्यादा दिखा रहा था, या अगर उनका कोई रिकॉर्ड है भी नहीं तो उसमें शक व शुबहात जो हैं वो ज़्यादा बता रहा था। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसी जो है स्टडी के ज़ैल में एक लेडी थी जिनका इंटरव्यू कोट किया है कि उसने कहा था कि जब भी हम ऑफिसेज में जाते हैं तो जो वो फेस रिकॉग्निशन हमारी डिवाइसेस होती हैं, तो जब हम उनके सामने खड़े होकर अपना फेस रिकॉग्नाइज करा रही होती हैं तो वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ अवर कलर, और मजबूरन हमें जो है वो वाइट मास्क पहनना पड़ता है, तभी जाके हमारा फेस रिकॉग्नाइज होता है। तो ऐसी जो है इस तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूंकि इंसानों ने ही बनाई है और बैक एंड पे इसकी प्रोग्रामिंग्स ही होती हैं, क्योंकि हमने वो प्रोसेसेस पढ़े थे लर्निंग का और जो है डिसीजन मेकिंग का या परसेप्चुअल डेवलपमेंट का। तो अगर वो बैक एंड पे मॉडल्स ही जो है आप उसमें जो उसका प्रोड्यूसर है या जो उसका मैन्युफैक्चरर है उस मॉडल का, अगर वो बैक एंड पे ही प्रोग्रामिंग इस तरह से डिस्क्रिमिनेटेड इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट्स भी इस तरह से आ रहे हैं। और बहुत से स्कॉलर्स का ये खदशा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नए मॉडल्स हैं वो इसी तरह से अनचेक्ड रहे तो ये बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन ये है वो और ज़्यादा मज़ीद इंटेंस सिचुएशन अख्तियार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ लूमिंग थ्रेट ऑफ वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन हम जो है वेपन्स को प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने या फिर उसको एक्वायर करने के प्रोसेस को कहते हैं। वेपनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल से लेके स्टेट तक या इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए या उनके जितने भी पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको थ्रेट बैक करने के लिए जो है वो मसलन डिटरेंस स्ट्रेटजी के तौर पर या फिर अग्रेसिव स्ट्रेटजी के तौर पर वो वेपन्स को अपने तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वेपन्स को एक्वायर करते हैं, और उनकी नीड को पूरा करने के लिए जितने वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो उनके लिए कॉन्टिन्यूसली वेपन्स को मैन्युफैक्चर करती रहती हैं। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं जो कि वेपनाइजेशन को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए अक्वायर भी करती हैं, और हो सकता है कि कहीं पे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में मैन्युफैक्चर भी करती हों और वो अपने वेपन्स को जो है इस्तेमाल करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वेपनाइजेशन जो है वो इंसान और इंसानी मुआशरों के लिए एक ख़तरनाक साबित हो चुकी है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो हमेशा ही इंसानियत के लिए ख़तरनाक ही रहेगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये रोल है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल इंटीग्रेट हो रहे हैं वेपन इंडस्ट्री में, तो वो वेपन्स एक तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, उनका स्केल जो है एक स्केल ऑफ पोटेंशियल डेवास्टेशन जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है, और जो है उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, कॉस्ट उनकी डिक्रीज़ हो रही है। तो इन्हीं फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स वेपनाइजेशन इंडस्ट्री में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, और इसी के साथ वेपन्स जो हैं वो मज़ीद ख़तरनाक बनते जा रहे हैं। और स्कॉलर्स का ये भी खदशा है कि हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मज़ीद इंटेंस करे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को, जिसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि अभी जो रशिया और यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर है वहाँ पे बहुत से स्कॉलर्स ने ये एस्टिमेट किया था या ये प्रिडिक्ट किया था कि रशिया जो है वो हाई टेक रोबोट्स अपनी मिलिट्री में या अपने वेपन्स में इस्तेमाल कर रही है या कर सकती है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपनी आर्मी में इंटीग्रेट कर रहे हैं और उनको जो है डिफरेंट ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए उनको ट्रेन करते हैं।
तो इसी तरह से अगर ये रेस भी इसी तरह से बढ़ती रही तो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन रेस से कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रेस जो है वो इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो। अब हम बात करते हैं एक और रिस्क फैक्टर की, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एन इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डिजिटल कोलोनाइजेशन। अब डिजिटल कोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि हमारी हिस्ट्री भी रह चुकी है बड़े सगीर की, कि एक पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक पावरफुल कंट्री होता है वो किसी और टेरिटरी में जाके उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके और उसके बाद उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अपनी मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करते हैं। और ये मॉडल जो है वो हर तरह से इस मॉडल का भी स्कोप बहुत बड़ा है। मसलन वो मैदनियाती जो है वसाइल भी हो सकते हैं, वो लेबर के वसाइल भी हो सकते हैं, या वो इंफॉर्मेशन के वसाइल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डिजिटल कोलोनाइजेशन में कन्वर्ट हो रही है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो क्रिएट करती जा रही हैं और वो पावरफुल बनती जा रही हैं। अब ये क्या करती हैं कंपनीज, दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को टेस्ट करती हैं या वहाँ की जितनी भी डेटा होती है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उस डेटा की इंटीग्रेशन से जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं या रिजल्ट्स निकलते हैं वो रिजल्ट्स अपने मुल्क में जाके अपने मुल्क की डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और ये रिस्क फैक्टर जो है बार बार रीइंफोर्स किया गया बहुत से स्कॉलर्स के जो है दरमियान, या बहुत से स्कॉलर्स ने इस रिस्क फैक्टर्स को बार बार रीइंफोर्स किया है, जिसमें एक एक्सपर्ट एआई एक्सपर्ट आ जाता है सैयदना निदाई। ये अफ्रीकन एआई एक्सपर्ट है और ये ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी बोर्ड ऑन मशीन लर्निंग। इस वक्त उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इफ़ फॉरेन कंपनीज कंटिन्यू टू फीड ऑन अफ्रीकन डेटा विदाउट इन्वॉल्विंग द लोकल एक्टर्स, तो इवेंचुअली ये जो है वो अफ्रीका की दोबारा से कोलोनाइजेशन हो जाएगी और जिसको हम डिजिटल कोलोनाइजेशन कहेंगे। या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द डेटा जनरेटेड इन अफ्रीका इज ओन्ड बाय लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुज इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट आउटसाइड द कॉन्टिनेंट। इट्स लॉस ऑफ अमेरिकन टैलेंट एंड डेटा। अब वो क्या करते हैं कि अफ्रीका का ही जो है वो लेबर इस्तेमाल करते हैं और वो जितनी भी जो है इंफॉर्मेशन है वो अफ्रीका की ही होती है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही होती है, जहाँ पे वो उनका पेरेंट कंट्री होता है उन मल्टीनेशनल कंपनीज का। एक और जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अफ्रीका कुड ओनली बी अ गिनी पिग to test all new studies and biotechnologies। इसका मतलब आप एक मिसाल ले लें कि जितनी भी डेवलपमेंट्स होती थी, मसलन अगर कोई मेडिकल साइंस में कोई डेवलपमेंट हुई है तो उनकी टेस्टिंग जो होती थी वो उनकी कोलोनाइज्ड एरिया में जाके होती थी, जहाँ पे वो रिजल्ट्स को एनालाइज करते थे। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पे, मसलन उन्होंने एक मेडिकल में कोई जो है वो उन्होंने एक सेरम बनाया या उन्होंने एक वैक्सीन बनाई, तो उसकी टेस्टिंग जो होती थी वो कोलोनाइज्ड एरिया में जाके होती थी कि अगर नुकसान हो तो वो उस कोलोनाइज्ड एरिया का नुकसान हो, और अगर उसमें जितना भी फ़ायदा हो जब वो मुकम्मल टेस्टिंग प्रोसेस से कंप्लीट हो जाती तो फिर उसकी जो है डेवलपमेंट जाके उसकी पेरेंट कंपनी में होती थी, ना कि उसमें जहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग की है। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने जो है वो रिलेट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी भी फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगी उनकी उन मॉडल्स की जो टेस्टिंग होगी वो तो हमारे कॉन्टिनेंट में हो सकती है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट वो पेरेंट कंपनीज में ही हो रही है। तो इसी चीज़ को एनालाइज करके उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अफ्रीका जो है वो डिजिटली कोलोनाइज्ड हो जाए। तो ये थ्रेट जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है कि अगर इसी तरह से ये पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाके वो इस तरह से मॉडल्स बनाते रहे और उनकी डेटा पे फीड करते रहे तो इनका फ्यूचर भी जो है वो बहुत ख़तरनाक होगा। अब हम बात करते हैं एक और रिस्क फैक्टर की, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ कल्चरल डिग्रेडेशन। अब किसी भी सोसाइटी का जो कल्चर है वो डिफाइन होता है वहाँ के बिलीव्स, वैल्यूज़ या शेयर्ड प्रैक्टिसेस जो होती हैं लोगों में के दरमियान, उनको हम कहते हैं कि ये इनका कल्चर है। कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्ट का भी इस्तेमाल होता है। तो
इन दोनों तरीकों से हम अगर देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूंकि डाइवर्सिटी को जो है वो प्रमोट नहीं करती, और क्योंकि एक एक बस एक खास तबका है जो कि जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक या टेक सेवी का तबका हम जिसको कहेंगे, प्रोड्यूसर्स में भी और जो है कंज्यूमर्स में भी, तो वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी को जो है वो इंटीग्रेशन इतनी नहीं मिलती, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। और दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब किसी मुआशरे में आर्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसमें मुकम्मल तौर पर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से जिसकी बुनियाद पे जो है एक सोसाइटी जो है वो आर्टिस्टिक तरक्की करती है। लेकिन हम ये देखते हैं चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन के मॉडल्स पे काम करता है, तो वहाँ पे ऑटोमेशंस में ये तो हमें नज़र आता है कि बहुत से अच्छी मसलन हम सॉन्ग की बात कर लें, पेंटिंग्स की बात कर लें, शायरी की बात कर लें, इसी तरह से बहुत से ऐसे आर्टिस्टिक जो है कंटेंट क्रिएट तो ज़रूर हो रहा है बहुत सारा, लेकिन वो जो एक कनेक्टिविटी है, इमोशनल कनेक्टिविटी, तो वो कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं हो पा रही, बल्कि हमें ये नज़र आता है कि वो आर्ट के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी मज़ीद जो है वो हमें डीपेंड नज़र आती है या फ्रैक्चर्ड नज़र आती है, लेकिन वो कनेक्टिविटी हमें इनहेंस्ड वे में नज़र नहीं आती। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को आके थ्रेट करता है। इसके बाद हमें एक और थ्रेट आइडेंटिफाई हम करते हैं, जिस पे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ थ्रेट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जिस तरह से हमने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूंकि बैक एंड पे कोई और वर्किंग होती है, वो तो ह्यूमंस ही वर्क करते हैं उस पे, इंसान ही होते हैं जो कि बैक एंड पे उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं या बैक एंड पे उसको जो है वो डेटा फीड की जाती है प्रोग्राम्स के थ्रू। तो हम ये देखते हैं कि अगर वो उन्हीं प्रोग्राम्स को प्रोसेस करके, मसलन लर्निंग के प्रोसेस से गुजर के या रीजनिंग से प्रोसेस से गुजर के या जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस हैं, तो अगर हम ये बात करें कि अगर उसके बैक एंड पे वही डेटा फीड किया गया हो जो कि जेंडरली बायस्ड हो, तो अगर वो अनचेक्ड रहा तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा वो जेंडर इनइक्वालिटी की बेसिस पे करेगा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे करेगा। मसलन हम इसकी ना हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कल को एक बहुत बड़ी AI टेक कंपनी है और वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जो है वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो एक रोबोट है। अब ये है कि एक लड़का जो है वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, तो वो रोबोट जो है वो उसकी डेटा को जेंडर की बुनियादों पे लड़के की और लड़के की डेटा को डिफरेंट वे में प्रोसेस करेगा, अगर उसकी बैक एंड पे जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो जेंडर बायस के प्रिंसिपल्स पे हुई होंगी। तो जाहिर सी बात है वो उनकी जो भी डेटा होगी या उनके जितने आंसर्स होंगे, उनकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा, तो वो जजमेंट या परसेप्चुअल डेवलपमेंट वो उन बुनियादों पे करेगा जो उसको डेटा प्रोवाइड की गई होगी। अगर वो डेटा जेंडर बायस्ड होगी तो एन मुमकिन है कि जब वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे आएगा तो वो मशीन भी वही डिसीजन लेगी जो कि एक आम इंसान जो है वो डिसीजन लेता है। लेकिन अलमिया ये है कि फिर मशीन के डिसीजन को क्वेश्चन बहुत कम किया जाएगा, लेकिन इंसान के डिसीजन को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि ये एक सोचा जाएगा कि मशीन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजन ले रही है। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसी तरह से अनचेक्ड रही तो हो सकता है कि जेंडर बायसेस या जेंडर इनइक्वालिटी और ज़्यादा एग्जासरबेट हो या और ज़्यादा सीवियर तौर पर हमें फ्यूचर में नज़र आए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर थ्रेड्स की, जिसमें आ जाती है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारी जॉब ऑटोमेशन की तरफ अगर इंडस्ट्री गई तो हो सकता है कि इतना स्किल्ड लेबर ना हो, तो बहुत सारा लेबर जो है वो अनस्किल्ड लेबर जो कि उसको कैचअप नहीं कर सकता उन स्किल्स को, वो अनएम्प्लॉयड रहे। तो इस तरह से जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो मज़ीद बढ़ेगी। और उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क्स, जिस तरह से मैंने बात की कि डीप फेकिंग में और डीप फेक टेक्नोलॉजी में या वॉइस रिकग्निशंस में या जो सिक्योरिटी कोड्स हैं, अगर हम ज़्यादा AI मॉडल्स पे डिपेंड हो गए और उनके जो है हमने उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हमने उन ऐसे मॉडल्स डेवलप नहीं किए जो कि उनके सिक्योरिटी रिस्क्स को
कम करें तो हो एन मुमकिन है कि जो है हमारी पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में आ जाए। जितनी भी हमारी पर्सनल डेटा, मसलन हमारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो है बर्थ इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें जो है वो फेस करने पड़े आने वाले टाइम में। उसके बाद जो है एथिकल कुछ रिस्क हैं, जिस तरह से इसको आप इस तरह से समझें कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में जो बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जिस तरह से काम कर रही है, तो वो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रही है। वो इस तरह से कि जो है वो जितनी भी मसलन डिफरेंट जो है वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है डिफरेंट एनिमल्स की, मुख्तलिफ ग्लैंड्स को मिला के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, टेक्नोलॉजी को जो है इंटीग्रेट करके जो नई बायोडाइवर्सिटी जनरेट हो रही है, वो जाहिर सी बात है एक अनएथिकल प्रोसेस है कि आप जो है वो एक एनिमल को जो है वो अनएथिकली उसकी ग्लैंड्स को मिला के वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एथिकल रिस्क हैं और भी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड हैं। उसके अलावा इनइक्वालिटी का, जिस तरह से अभी अभी हमने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो भी जनरेटिव एआई है वो किस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी को आके थ्रेट कर रही है, या हमने ये बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अब उसकी प्रोडक्शन हो या उसकी कंजप्शन हो, दोनों हम देखते हैं कि उसी तबके में होगी जहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा होगा, जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा होंगे। तो ये एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, और जो पहले से ही क्लास कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट के बीच में और जो आम तबका है उसके बीच में, जो ये तबकात और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जितने ज्यादा तबकात बनेंगे इनइक्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर की, और फिर इन रिस्क फैक्टर्स के जितने असरात हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और मिटिगेट किया जा सकता है। तो जितने भी तकरीबन हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े, उनमें से ज़्यादातर जो थे वो रिलेट करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की, उनसे रिलेट करते थे। तो इसलिए जब हम उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन का एरिया होगा जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा, वो ये होगा कि उनके जितने भी प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे कंट्रोल को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए। और वो दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो स्टेट लेजिस्लेशन के तौर पर कि जितनी भी एक पूरी लेजिस्लेशन की जाए कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपके मुल्क में आ रही हैं, तो वो एक सर्टेन कोड के अंडर काम करें, वो स्टेट के कोड के अंदर काम करें, वो स्टेट को ओवर स्टेप ना करें कि स्टेट पॉलिसीज को ओवर स्टेप करके अपने पावर को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दें कि वो स्टेट के मामलात में आके मुदाखलत करना शुरू कर दें। तो इस तरह से वो उनको लेजिस्लेशन के तौर पर या उनके मॉडल्स की टेस्टिंग, वेरिफिकेशन और फिर उनके अप्रूवल की जो लेजिस्लेशन है उस पूरे प्रोसेस को लेजिटिमाइज लेजिस्लेशन के तौर पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उनको कंट्रोल करने का, वो है टेस्ट मॉडल डेवलपमेंट, कि आप अपने अंदर जो है वो इस तरह से टेस्ट मॉडल्स आप अपने मुल्क के अंदर ऐसा प्रोसेस इंटीग्रेट करें कि जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भले आपके खुद के नेशनल्स क्यों ना हो, जब भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी मॉडल क्रिएट करें तो उनकी टेस्टिंग जो है वो स्ट्रांगली की जाए ताकि बैक एंड पे उनके कोड को समझा जाए, और बैक एंड पे जितनी भी उस पर वर्किंग है उसको टेस्ट करके, उनके रिजल्ट्स को टेस्ट करके फिर ही उनको अप्रूव किया जाए कि वो अपने मॉडल को अब जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसका छोटा सा हम इनिशिएटिव ये देखते हैं कि अभी दुनिया की सबसे पहली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ब्लैकली पार्क डिक्लेरेशन हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने उसको होस्ट किया था अभी। तो उसका भी जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो फ्यूचर में फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना और उसकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक जो है वो डेवलप करना, जो कि इन रिस्क को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने भी वहाँ पे भी एक पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस कराई गई यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका की जानिब से और यूरोपियन यूनियन की जानिब से
कि वो अपने मुल्क में ऐसे नेशनल टेस्टिंग सेंटर्स को जाके खोलेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितने भी मॉडल्स नए डेवलप होंगे उनकी टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद ही उनको अप्रूव किया जाएगा। अब ये एक और मजीद एक नया टॉपिक बनता है, अगर आप जाके पढ़ना चाहें इसके बारे में तो ठीक है, नहीं तो हम इस पे और ज़्यादा मजीद वीडियो बनाएंगे कि उस जब हम जहाँ पे हम उस समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ जो बाकी जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे, जिस तरह से इनइक्वालिटी थी या जॉब क्रिएशंस के हवाले से एक इनसिक्योरिटी थी या रिस्क फैक्टर्स थे सिक्योरिटी के, अब उनके हवाले से जो हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे मॉडल्स डेवलप किए जाएं जो कि उन सिक्योरिटी रिस्क को मिनिमाइज करें। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मॉडल है या ईमेल वेरिफिकेशन है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं, तो इस तरह से या रिमूविंग पर्सनल आइडेंटिफाइंग जो इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करने के मॉडल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएं, ताकि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से ब्रीच करती है सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी मॉडल को जिस तरह से ब्रीच करती है, तो वो ब्रीच को या ब्रीच की जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज किया जाए इन मॉडल्स को इंटीग्रेट करके। उसके बाद जो है अब हम जितने भी दूसरे मॉडल्स हैं वो ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सेस को मज़ीद से मज़ीद बढ़ाया जाए कि वो फेयर बुनियादों पर उसकी एक्सेस और अवेलेबिलिटी हो और वो ट्रिकल डाउन करे मैसेज में। ऐसे ना हो कि एक तबका है वहाँ पर ही उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी की जाए या उन्हीं को और ज़्यादा फर्निश करके उसी तबके को और ज़्यादा मज़ीद पावरफुल बना के एक सोसाइटी को डी इंटीग्रेट किया जाए। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करें ताकि जितने भी जो नई जनरेशन है वो अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करें कि वो आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को जो है एक्सेप्ट कर सकें और उसी के साथ अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर बना सकें। तो इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।